बच्चों, हम हमारे घरों में बिजली से चलने वाले बहुत सारे उपकरणों को रोज़ देखते हैं, जैसे लाइट, पंखा, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर। ये सारे उपकरण जो है वो बिजली से चलने वाले हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इस बिजली का उत्पादन किन मशीनों द्वारा और कैसे होता है? वैसे तो विद्युत उत्पादक मशीन, जिसे हम जनित्र के नाम से जानते हैं, अलग अलग विधियों से उनमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और कुछ विद्युत उत्पादक मशीनों के नाम हैं गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, जनरेटर और भी बहुत सारे। लेकिन आज हम एक खास विद्युत उत्पादक मशीन यानी जनित्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस विद्युत उत्पादक मशीन का नाम है वैन डी ग्राफ जनित्र। इस जनित्र को सन 1931 में प्रोफेसर आर.जे. वैन डी ग्राफ ने निर्माण किया था। ये एक ऐसा विद्युत उत्पादक मशीन है जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर हम उत्पन्न कर सकते हैं। और इस जनित्र को उन प्रोफेसर के नाम से ही रखा गया है, वैन डी ग्राफ जनित्र। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि हम आज वैन डी ग्राफ जनित्र के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम इस जनित्र के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आखिर यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वैन डी ग्राफ जनित्र जो है वो नुकीले भागों की क्रिया पर कार्य करता है। अब ये नुकीले भागों की क्रिया क्या है? बच्चों, मान लीजिए कोई चालक है और वह चालक का एक सिरा जो है वो नुकीला है। आप चित्र में अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 क्षेत्र दिखाए गए हैं, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी और क्षेत्र सी। क्षेत्र सी जो है वो नुकीला है। क्षेत्र ए का वृत्तीय भाग बड़ा है, यानी इसकी त्रिज्या बड़ी है, और क्षेत्रफल बी की त्रिज्या कम है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ए भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कम है, समान रूप से इसके चारों ओर आवेश बिखरे हुए हैं। बी क्षेत्रफल के आसपास आवेशों का घनत्व थोड़ा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की त्रिज्या कम हो गई है। और जो नुकीला भाग है सी, वहाँ पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व आपको सबसे अधिक दिखाई दे रहा होगा। तो होता क्या है कि किसी नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए जब वायु के कण किसी आवेशित चालक के नुकीले भाग के संपर्क में आते हैं तो वो भी आवेशित हो जाते हैं। और क्या होता है, आवेश ये समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि वायु के जो नए कण हैं वो उन खाली जगहों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस वायु के कणों द्वारा आवेशों के बाहर जाने की क्रिया को संवहन विसर्जन कहते हैं, और वायु की इस संवहन धारा को हम वैद्युत पवन के नाम से जानते हैं। तो इसे हम नुकीले भागों की क्रिया कहते हैं। तो वैद्युत पवन के चलने की क्रिया के सिद्धांत पर ही वैन डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यानी किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा यदि नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण नुकीले भाग से वैद्युत पवन उत्पन्न होता है, जिसमें धनावेश की भरमार होती है। और इसी सिद्धांत पर वैन डी ग्राफ जनित्र जो है वो कार्य करता है। चलिए, तो अब हम इसकी बनावट पर आते हैं कि आखिर यह किन किन चीज़ों से और कैसे बनता है। वैसे तो आपको अभी चित्र में साफ दिखाई दे रहा होगा कि वैन डी ग्राफ जनित्र जो है वो इसमें 15-15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी खंभे होते हैं
PP इस पर टिका हुआ है और इस पर 5 मीटर व्यास के धातु का खोखला गोला S होता है। आपको ये चित्र में छोटा दिखाई दे रहा होगा। 15 मीटर, 5 मीटर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मशीन का आकार कितना बड़ा होगा। तो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभों पर टिका रहता है ये 5 मीटर व्यास के धातु का खोखला गोला S। इसमें से P1 और P2 दो घिरनियाँ होती हैं, जिसमें से एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बना एक बेल्ट जो है वो ऊपर से नीचे तक गुजरता है। नीचे की घिरनी P1 को एक दूसरी मशीन से चलाया जाता है या घुमाया जाता है, जिससे बेल्ट जो है वो ऊपर की ओर घूमकर जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा C1 और C2। इन C1 और C2 जो है वो धातु की दो कंघियाँ होती हैं। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं हम। यहाँ पर देखिए अच्छे से, कंघी C1 को एक उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया है। दिख रहा है आपको? धन सिरे से जोड़ने से होता क्या है कि उसमें से 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर होने के कारण जो है C1 कंघी से जो है आवेश निकलते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी कंघी है, कंघी C2, इसको ऊपर के गोले S से, धातु का जो गोला था, खोखला गोला, उससे जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो है गोले से आवेश का क्षरण ना हो, यानी आवेश की हानि ना हो, उसे रोकने के लिए जनित्र को एक लोहे के टैंक में, जिसमें दाब युक्त वायु भरी होती है, बंद कर देते हैं और लोहे के टैंक को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। इससे जो है आवेश का क्षरण नहीं हो पाता। चलिए, तो अब हम इसकी कार्यविधि के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर यह मशीन या जनित्र जो है किस प्रकार से कार्य करता है और इतना विद्युत का निर्माण कैसे करता है। इसकी कार्यविधि में सबसे पहले दोनों घिरनियों पर लगी बेल्ट को और दोनों घिरनियों को बाहरी मोटर M से चलाया जाता है, जिससे जो घिरनी P1 है वो बेल्ट के साथ ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर चलने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर फुहार कंघी C1 का संबंध हमने उच्च तनाव की एक बैटरी के साथ किया है, बैटरी के घन सिरे से किया है, तो बैटरी से घन सिरे से जुड़ा होने के कारण फुहार कंघी के नुकीले सिरों पर आवेश का जमावड़ा हो जाता है। और क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, तो पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण वायु के कण जब इनके संपर्क में आते हैं तो वो भी आवेशित हो जाते हैं। तो नुकीले सिरों पर आवेश और वायु के कणों का आवेशित होना दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित होकर ये आवेश दूर बेल्ट के पास चले जाते हैं। और क्योंकि बेल्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलायमान है, इसीलिए यह धनावेश जो है वो बेल्ट के साथ ऊपर जाने लगते हैं। जब ये आवेश संग्राहक कंघी C2 के पास पहुंचते हैं, तो क्योंकि C2 का संबंध खोखले गोले S से होता है, तो इसमें ऋणावेश प्रेरण के द्वारा इस संग्राहक कंघी के नुकीले सिरों पर ऋणावेश प्रेरित होता है। तो क्योंकि बेल्ट के साथ घूमते हुए ये धन आवेश आकर संग्राहक कंघी के पास पहुँचे थे, तो संग्राहक कंघी के नुकीले सिरों पर जो प्रेरण के द्वारा ऋणावेश उत्पन्न हुआ था, वहाँ पर भी पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण जब वायु के कण उन
ऋणावेशों के संपर्क में आते हैं तो वो भी ऋणावेशित हो जाते हैं और बेल्ट के सामने आते हैं। तो ये जो प्रेरण के द्वारा उत्पन्न ऋणावेश है वो ऊपर आते हुए धनावेश के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी समय प्रेरण के द्वारा गोले के बाह्य सिरे पर धनावेश जो है वो समान रूप से वितरित होने लगता है। लेकिन यहाँ पर घिरनी P2 के दाईं तरफ जो है दायां वाला भाग वो अनावेशित हो जाता है, क्योंकि इधर धन और ऋण आवेश का प्रभाव खत्म हो गया था। तो पट्टे के सामने वाला भाग अनावेशित होकर पुनः घूमते हुए नीचे जाता है और फिर से फुहार कंघी C1 के पास पहुंचता है। यही क्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है और खोखला गोला S जो है वो धीरे धीरे आवेश प्राप्त करता जाता है। धीरे धीरे आवेश प्राप्त करने के फलस्वरूप एक समय ऐसा आता है जब उसका विभव जो है वो 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वैन डी ग्राफ जनित्र में विद्युत का उत्पादन होता है। तो अब हम इसके उपयोगों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर इस जनित्र का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इस जनित्र का सबसे बड़ा उपयोग है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, यानी 10 लाख से अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। दूसरा उपयोग ये है कि हम इन जनित्रों का उपयोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा कण आदि को त्वरित करने में करते हैं और जिससे कि हम उनका उपयोग जो है नाभिकीय विघटन में करेंगे। वैसे मुख्यतः ये जो है वो नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी किया जाता है। तो इन सारे उपयोगों के साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे आकार बड़ा होने के कारण जो है ये थोड़ा सा असुविधाजनक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, या तो इसके कारण इसमें आकार के कारण होने वाली असुविधा होती है। और दूसरा दोष ये है कि उच्च विभव के कारण जो है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, यानी इसका प्रयोग हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए।